नमस्कार दोस्तों, सिटी विद्या में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उत्तर वैदिक काल के बारे में है। इससे पहले के वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको उत्तर वैदिक काल का वीडियो समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था वह 1000 BC से 600 BC के बीच का माना जाता है। तो इसका समय जो है 1000 BC से 600 BC के बीच का है। और उत्तर वैदिक काल के आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी। तो लोहे की खोज से एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। 1000 BC में उत्तर वैदिक काल के आते आते जैसे ही लोहे की खोज हुई तो उससे विभिन्न प्रकार के औजार बनाए गए, जिससे कृषि कार्य में काफ़ी मदद मिली और कृषि का एक बहुत ही उन्नत रूप में विकास हुआ। और कृषि के विकसित होने से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। और आर्थिक स्थिति में जैसे ही परिवर्तन आया तो एक समाज जो था, सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं, आज हम वही उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 BC में जैसे ही लोहे की खोज हुई तो कृषि का बहुत ही उन्नत विकास हुआ। और कृषि दो तरह की होती है, एक जीवन निर्वाह कृषि और एक अधिशेष कृषि। जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है जहाँ पर कृषि से जो उत्पादन होता है वह सिर्फ उपभोग में ही खत्म हो जाता है, यानी जो कृषि से आपको अनाज मिलता है वह सिर्फ खाने में ही खत्म हो जाता है। वहीं अधिशेष कृषि वह कृषि है जहाँ उत्पादन अपने उपभोग के बाद बचता है, तो उसे अधिशेष कृषि कहते हैं। जो शेष बचता है उसे अधिशेष कहा जाता है। तो यहाँ पर कृषि दो तरह की हुई और लोहे के प्रयोग से बहुत ही कृषि अपने उन्नत रूप में आई और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। तो कृषि के विकास से यहाँ पर सामाजिक प्रभाव जो पड़ा, संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। जो अर्थव्यवस्था थी वह अच्छी हो गई और जैसे ही अर्थव्यवस्था अच्छी हुई तो सामाजिक व्यवस्था जो थी, समाज में बड़ा बदलाव आया। और इसके बाद राजनीतिक जीवन में भी बड़े बदलाव आए, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई थी। तो राजनीतिक जीवन में भी बदलाव देखने को मिलते हैं और धार्मिक जीवन में भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना धन होगा, जितना वह आर्थिक रूप से संपन्न होगा, वैसे ही दान भी करेगा। तो धार्मिक क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन आए कि जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, यानी इकोनॉमी उनकी अच्छी हो गई, जो कृषि से धन प्राप्त होता था तो उसमें टैक्स राजा लगाने लगा और टैक्स को नियमित कर दिया गया। जैसे ही टैक्स नियमित हुए, राजा के पास धन ज़्यादा आने लगा। उस समय स्वेच्छा से धन लिया जाता था, जो बलि टैक्स होता था ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आकर के टैक्स को नियमित कर दिया जाता है और उस टैक्स से जो धन प्राप्त होता है उससे राजा के अधिकार बढ़ जाते हैं। वह नियमित एक सेना स्थायी रखने लगता है, उसका आकार बढ़ा देता है। यज्ञ, कर्मकांड आदि आप देखने को मिलेंगे आगे। तो कई सारे बदलाव संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अब पहला हमारा जो इसमें देखेंगे हम राजनीतिक जीवन के बारे में, कि राजनीतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उत्तर वैदिक काल में। राजनीतिक जीवन में जो जन होता था ऋग वैदिक काल में, जो कबीले होते थे और इन कबीलों से मिल करके जो जन बनता था, इस जन का आकार बड़ा होने लगा। जन का आकार बड़ा हो गया, जैसे भारत और कुरु, इसको मिला करके कुरु जनपद बनाया गया। तो जब इस जन का आकार बड़ा हो गया तो इसको जनपद कहा जाने लगा। और जैसे आगे आप देखेंगे कि जनपद से फिर महाजनपदों का निर्माण होता है। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल में जो जन होते थे उनका आकार बड़ा हो गया और उन्हें जनपद कहा जाने लगा। राजाओं के महत्व में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि जो राजनीतिक जीवन था, आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से राजाओं के महत्व में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो राजा का महत्व यहाँ पर उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई, यानी उसका शक्ति जो थी राजा की वो बढ़ गई। उसका पद वंशानुगत हो गया। जैसे ऋग वैदिक काल में पद वंशानुगत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, रेयरली देखने को मिलता था। यानी यहाँ पर पद वंशानुगत हो जाता है और ये अपना कठोर रूप धारण कर लेता है। राजा के अधिकार बढ़ जाते हैं। अब राजा कोई भी अधिकार ले सकता था,
खुद से, समिति सभा का महत्व कम हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में आकर के जो समिति सभा होती थी, जो राजा को सलाह देते थे, इनका महत्व कम हो जाता है और राजा अधिकार लेने में खुद सक्षम हो जाता है, उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उसके अधिकार बढ़ जाते हैं। ऋग वैदिक काल में राजा के अधिकार सीमित होते थे। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा कि उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, उसका पद वंशानुगत हो गया, उसके अधिकार बढ़ गए, सभा और समिति का महत्व कम कर दिया गया, क्योंकि वो राजा के काम में खलल डालते थे, दखल अंदाजी करते थे, राजा के निर्णय लेने में कहीं ना कहीं वो रोक लगाते थे, विरोध भी करते थे। तो यहाँ पर राजा के अधिकार बढ़ गए और इनका महत्व कम कर दिया गया। रत्निन जो ऋग्वैदिक काल में अधिकारी होते थे, अधिकारियों को कहा जाता था, तो इनकी नियुक्ति की संख्या बढ़ गई। वहाँ पर ऋग्वैदिक काल में इनकी संख्या 7 बताई जाती है, वहीं उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या आकर के 17 हो गई। तो रत्निन की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ जाती है, जो उस समय अधिकारी हुआ करते थे। कर व्यवस्था में क्या देखने को मिलते हैं चेंजेस? तो कर व्यवस्था का विस्तार हो जाता है, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, कृषि से प्राप्त धन जो अधिशेष बचता है, लोहे की खोज से एक परिवर्तन हुआ था। तो जो कृषि से इकोनॉमी का जो है विकास हुआ, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हुई, तो कर को नियमित कर दिया गया। उस समय जो बलि टैक्स लगाया गया था ऋग्वैदिक काल में, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वह स्वेच्छा से दिया गया कर होता था। यहाँ पर कर को नियमित कर दिया गया, यानी कर देना ही पड़ता था। लेकिन सेना और न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं था। सेना का आकार तो बड़ा हो गया था, जरूरत पड़ने पर सेना का जो आकार था बड़ा हो गया था, लेकिन स्थायी नहीं रखी जाती थी। वहीं न्याय जो है अभी पूर्णतः स्थायी नहीं था, अपने स्थानीय लेवल पर ही न्याय स्थानीय लोगों के द्वारा ही कर दिया जाता था, राजाओं तक नहीं पहुंचते थे। तो यहाँ पर सेना और न्याय अभी भी पूर्णतः स्थायी नहीं था उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ से हमने देखा कि राजनीतिक जीवन में क्या चेंजेज आए। जन का आकार बड़ा हो गया, जिसे जनपद कहा गया, और राजा के महत्व में क्या परिवर्तन आया कि उसकी शक्ति में वृद्धि हो गई और उसके अधिकार बढ़ गए, उसकी समिति और सभा का महत्व कम कर दिया गया, रत्निन की संख्या बढ़ा दी गई और कर व्यवस्था को नियमित कर दिया गया, यानी जो टैक्स सिस्टम था वह नियमित कर दिया गया, देना ही पड़ता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन मिलते हैं देखने को। तो सामाजिक जीवन में जो परिवार, जिसे कुल भी कहा जाता था, तो परिवार से मिलकर के ग्राम बनता था और कई ग्राम को मिला करके विश्व और विश्व से मिल करके जन बनता था। यानी परिवार को मिला करके, कई परिवारों को मिला करके ग्राम बनता था और ग्राम को मिला करके विश्व और विश्व को मिला करके जन बनता था। तो जो परिवार थी वह सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई थी और ये जन जो आगे कई जन को मिला करके जनपद बनते थे। जनपद इस उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई थी। इसके बाद वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ से देखने को मिलता है कि इस उत्तर वैदिक काल में आकर के जन्म पर आधारित हो जाती है। जैसे आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म पर आधारित होती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वैदिक काल में जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, इस उत्तर वैदिक काल में आते आते वह अपना कठोर रूप धारण कर लेती है और यह जन्म पर आधारित हो जाती है। यानी जो जिस वर्ण में जन्म लेता था उसका वही वर्ण होता था, कर्म पर आधारित न हो करके इसका जो आधार हुआ वह जन्म आधार हो गया और अपना कठोर रूप धारण कर लेता है। गोत्र के बारे में जो गौधन एकत्र होना, एक गोत्र शब्द यहाँ से आता है जो आज भी सुनने को मिलता है। तो जो गोत्र था, गौधन के एकत्र, यानी जो गौ होती थी गाय, उनके समूह एक बनाया जाता था, एकत्र होते थे। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कबीला परिवार मिल करके एक समूह बनाता था, गाय एकत्रित होती, तो उस समूह को गोत्र कहा जाता था और इसमें समान गोत्र में विवाह को निषेध माना जाता था। यानी समान गोत्र का कोई भी व्यक्ति उसी गोत्र में विवाह नहीं कर सकता था। तो गोत्र क्या था? गौधन का एकत्र होना। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई इसी उत्तर वैदिक काल में आकर के। क्या थी? पहला था ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक के होते थे वो ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन को व्यतीत करते थे। और गृहस्थ जीवन जो 25 से 50 के बीच होते थे वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। और वानप्रस्थ जो शिक्षा देने का काम करते थे, 50 से 75 के बीच की आयु के लोग जो इस ब्रह्मचर्य आयु वाले व्यक्तियों को लोगों को शिक्षा देते थे उन्हें वानप्रस्थ कहा जाता था। यानी जो इस समय शिक्षा लेते थे वही यहाँ आकर के शिक्षा देने का काम करते थे। और जब वह 75 वर्ष की आयु से ऊपर हो जाते थे तो वह घर को छोड़ करके जंगलों में जाते थे और संन्यास ग्रहण करते थे। तो संन्यास की भी यहाँ से जानकारी मिलती है। तो 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक की आयु के होते थे ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले 25 से 50 की आयु के बीच के और 50 से 75 की आयु के बीच के व्यक्तियों को वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने के बारे में बताया गया है, यानी शिक्षा देने के बारे में। और 75 वर्ष की आयु के बाद उन्हें संन्यास जीवन यानी सन्यासी जीवन व्यतीत करने के बारे में कहा गया है। और इन चारों में से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम। इसमें कहा गया है कि जब आप गृहस्थ आश्रम व्यतीत करते हो यानी गृहस्थ जीवन, तो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हो। तो यहाँ से सबसे श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ आश्रम। अब बात आती है कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। ऋग वैदिक काल में पढ़ा गया कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषियाँ वहाँ से निकल कर आती हैं। उनको सभा और समिति में स्थान दिया जाता था, भागीदारी होती थी। लेकिन यहाँ पर आकर के स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होती है। जो समाज होता है वह पुरुषवादी विचार का हो जाता है। स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट आती है। समिति, विदत में जो भागीदारी मिलती थी उनको, यहाँ पर आकर के उनकी भागीदारी समाप्त कर दी जाती है। पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा में उत्तर वैदिक काल में आते आते गिरावट हो जाती है। और यहाँ पर आकर के स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी गिरावट होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ विदुषियों के नाम आते हैं, जैसे कि गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, जो कि इससे विपरीत निकल करके और यहाँ पर निकल करके आती हैं और शिक्षा का अधिकार प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की जो दशा थी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ क्या देखने को मिला कि उनकी स्त्रियों की जो दशा थी, क्या यहाँ पर चेंजेस मिले कि समिति और विदत में उनको भागीदारी नहीं दी गई, पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से शिक्षा के अधिकार कम कर दिए गए। इस तरह के कई चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि जो दास होते थे उनकी क्या स्थिति थी, भोजन, मनोरंजन। तो दासों की स्थिति जैसी ऋग वैदिक काल में थी वैसे यहाँ भी देखने को मिलती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं। भोजन, कृषि की स्थिति अच्छी हो गई थी, पर्याप्त भोजन उपलब्ध था। तो यहाँ पर भी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन देखने को मिलता है। मनोरंजन के क्षेत्र में पासे खेलना, घुड़सवारी करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, वही जो ऋग वैदिक काल में उनके मनोरंजन के क्षेत्र होते थे वही आकर के उत्तर वैदिक काल में भी उनके मनोरंजन के साधन थे। विवाह के बारे में यहाँ पर अनुलोम और प्रतिलोम ये दो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, तो विवाह 2 प्रकार का होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। जो अनुलोम था इसमें जो वर था यह उच्च वर्ग का होता था और स्त्री यानी कन्या निम्न वर्ग की होती थी, तो उसे अनुलोम विवाह कहा गया। और इनकी जो संतान होती थी वह एक नई जाति की होती थी जिसे उच्च श्रेणी में ही रखा जाता था। वही प्रतिलोम विवाह में वर जो था निम्न श्रेणी का था और कन्या उच्च श्रेणी की होती थी, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा गया। और इनकी जो संतान होती थी उसे निम्न वर्ग का ही दर्जा दिया जाता था। तो विवाह यहाँ से अनुलोम और प्रतिलोम देखने को मिलता है। अनुलोम का मतलब कि वर उच्च वर्ग का होना और कन्या निम्न वर्ग की, वहीं प्रतिलोम का मतलब कि वर निम्न वर्ग का होना और कन्या उच्च वर्ग की होनी। और आगे मनुस्मृति में बताया गया है 8 प्रकार के विवाहों के बारे में, जिनमें प्रथम 4 को श्रेष्ठ माना गया है।
और बाद के 4 को निम्न माना गया है और उनको उनके बारे में अच्छा नहीं बताया गया, प्रथम 4 को ही श्रेष्ठ माना गया। तो यहाँ से हमने इनके सामाजिक जीवन के बारे में देखा कि किस तरह से समाज की छोटी इकाई परिवार, फिर ग्राम, विश्व और जन में बदलती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में जो कि जन्म पर आधारित हो जाती है और कठोर रूप धारण कर लेती है। और यहाँ से इनकी आश्रम व्यवस्था की जो शुरुआत होती है, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और स्त्रियों की दशा क्या थी, ये हमने सामाजिक जीवन के बारे में जाना। अब इसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो जैसे आपने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था और इसके बाद द्वितीय व्यवसाय जो था वह कृषि था। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में आते आते जब 1000 BC में लोहे की खोज हो जाती है तो उससे कृषि के विकास में बहुत ही एक उन्नत कृषि देखने को मिलती है। और कृषि की जो उन्नत व्यवस्था या कह सकते हैं कृषि जो अपने यहाँ पर कृषि का विकास उन्नत हो जाता है, इस वजह से प्रमुख व्यवसाय कृषि बन जाता है। और काठक संहिता में तो 24 बायलों वाले हल का वर्णन किया गया है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इस उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। और जो दूसरा प्रमुख व्यवसाय था वह पशुपालन। वहाँ पर ऋग वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और दूसरे व्यवसाय के रूप में कृषि को देखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की वजह से कृषि की जो उन्नत व्यवस्था आ जाती है, कृषि का विकास हो जाता है, तो प्रमुख व्यवसाय कृषि बन जाता है और दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हो जाता है। और जो अधिशेष कृषि होती है, हमने आपको पहले बताया कि कृषि 2 प्रकार की होती है। एक निर्वाह कृषि जिससे सिर्फ अपना निर्वाह चल सके यानी जीवन निर्वाह, और दूसरा अधिशेष कृषि जिसमें कि खाने के बाद, जीवन निर्वाह के बाद कुछ शेष बचे। तो इस अधिशेष से उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जहाँ पर अधिशेष बचता है वहाँ पर अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर भी अधिशेष से उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं लेकिन ज़्यादा विदेशी व्यापार नहीं था। और सिक्के के प्रचलन नहीं मिलते हैं। सिक्के के प्रचलन आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के खत्म होते होते बाद में आकर के सिक्कों का प्रचलन होता है। तो यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन नहीं था। और जब अर्थव्यवस्था उन्नत हो रही थी, अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, तो नगरीकरण का प्रारंभ हुआ और यह द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता जो थी वह भी एक नगरीय सभ्यता थी, तो वह प्रथम नगरीकरण था। यहाँ पर आकर के जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है, यानी वैदिक उत्तर वैदिक काल में आते आते, तो अर्थव्यवस्था अच्छी होने की वजह से शहरीकरण या फिर नगरीकरण का प्रारंभ होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि आर्थिक व्यवस्था जो थी प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि हो जाता है और द्वितीय व्यवसाय जो प्रमुख रहता है वह पशुपालन हो जाता है। और अधिशेष कृषि से उद्योग और व्यापार का विकास होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। विदेशी व्यापार का भी प्रारंभ हो जाता है लेकिन ज़्यादा विदेशी व्यापार नहीं रहता है, सिक्कों का प्रचलन नहीं रहता है। अब इसके धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और धार्मिक जीवन के बारे में कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। जो सबसे प्रमुख है वह यज्ञ और कर्मकांड के बारे में। ऋग वैदिक काल में जो था जीवन समतावादी जीवन था। वहाँ पर जो समाज था उसमें काफ़ी समानता देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के राजा के जो है शक्तियों में विकास होता है, राजा के अधिकार बढ़ जाते हैं। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्ग होते हैं, तो वो दोनों वर्ग कहीं ना कहीं खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए, खुद को अपने श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करने के लिए एक संघर्ष का दौर रहता है। ये दौर ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का दौर, अपने आप को श्रेष्ठता पर स्थापित करने का जो संघर्ष रहता है, तो यहाँ आकर के देखने को मिलता है। यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ जाता है, आडंबरों का व्यापक रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। यज्ञ और कर्मकांड यहाँ पर जो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसका निचोड़ है इसके धार्मिक जीवन का।
यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन में सबसे बड़े बदलाव क्या थे कि यज्ञ और कर्मकांडों का, आडंबरों का व्यापक महत्व बढ़ जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के संघर्ष का दौर हो जाता है, खुद को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने पर तुले रहते हैं। प्रमुख देवता यहाँ जो थे, देवताओं में भी काफी चेंजेस मिलते हैं। जैसे हमने ऋग वैदिक काल में देखा था कि जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। यहाँ पर आकर के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति को माना जाता है, जिन्हें सृजन का देवता कहा जाता है। यानी सृजन का मतलब यहाँ से है अर्थ निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना, सृजन करना। तो जो सबसे प्रमुख देवता हो जाते हैं प्रजापति को माना जाता है, जिन्हें सृजन के देवता कहा जाता है। विष्णु, जिनका ऋग वैदिक काल में न के बराबर उल्लेख मिलता है या शायद नहीं भी मिलता है, यहाँ पर आकर के विष्णु को पोषण या फिर रक्षक के देवता के रूप में जाना जाता है, पालन पोषण के देवता। रुद्र पशुओं के देवता के रूप में जाने जाते हैं। ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि पशुओं के देवता पूषण को जाना जाता था, पूषण पशुओं के देवता थे। यहाँ पर पशुओं के देवता रुद्र और पूषण जो पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में आकर के शूद्रों के देवता बन जाते हैं। तो यहाँ से कई बार देवताओं में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में आते आते। यज्ञ का उल्लेख मिलता है, क्योंकि यज्ञ और कर्मकांड अपनी चरम सीमा पर बढ़ गया था। तो यज्ञ के बारे में उल्लेख जो किया गया है, 3 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। पहला राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्योंकि उस समय अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगी थी, काफी विकास कर रही थी, डेवलप होने लगी थी, तो जो टैक्स मिलता था वह धन खर्चा कैसे हो, उसको खर्च भी तो करना है। राजाओं के पास काफी धन एकत्रित होता था, तो कई प्रकार के यज्ञ किए जाने लगे। अब ये राजसूय यज्ञ क्या था कि जब राजा अपना पद लेता था तो प्रतिष्ठा हेतु इस राजसूय यज्ञ किया जाता था, यानी अपना वैभव प्रतिष्ठा दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। वहीं वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हमारी कितनी शक्तियां हैं, शक्ति प्रदर्शन हेतु वाजपेय यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ, यह राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा एक छोड़ा जाता था और क्षेत्र विस्तार या राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो राजसूय यज्ञ प्रतिष्ठा है, यानी जब राजा अपना पद लेता था। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु और अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार हेतु किया जाता था। यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता देखने को मिलती है। कई बार यहाँ पर कई स्रोतों से उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर हजारों बैलों की बलि का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता देखने को मिलती है। तो धार्मिक जीवन के बारे में कितने बदलाव देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आकर के जो समाज था उसमें काफी आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ आदि व्यापक रूप से हावी हो गया था। सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर तुले हुए थे। तो यहाँ पर जो समाज था वह कहीं ना कहीं एक नया वर्ग उभर करके आता है जो इनसे दूर जाना चाहता है। इन कुरीतियों से कुछ कुरीतियाँ फैल गई थी, तो इन कुरीतियों से बचने के लिए एक नया वर्ग उभर करके आता है जो इनसे दूर हटना चाहता है। और जैसे आप आगे देखेंगे कि गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, महावीर स्वामी, इन लोगों ने आकर के इनको एक नई दिशा दी और एक नए धर्म में इनको नए धर्म अपनाने के लिए कहा गया। और उस नए धर्म को अपना करके ये इन कुरीतियों से कैसे दूरी बनाते हैं, तो एक नई दिशा प्रदान करते हैं उनकी जीवन को। और आगे आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से महाजनपदों का उदय होता है और फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म